दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 1 जनवरी 2019 को हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स की शुरुआत की थी और इस यात्रा में आप बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के अचीवर रहे, ट्रेनर्स रहे, हेल्थ से जुड़े हुए तमाम लोग रहे, यूट्यूबर्स रहे। लेकिन आज एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी को मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ, जिससे मैं भी प्रभावित हूँ और उनसे मिलके आप भी प्रभावित होने वाले हैं, जो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए मिलके स्वागत करें। आज हमारे मेहमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आए हैं, मैक्स राघव। तो स्वागत करते हैं राघव जी का। बहुत बहुत स्वागत है राघव जी। सर बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परम सौभाग्य चैट विद सुरेंद्र वत्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपने मुझे इनवाइट किया और मेरा सौभाग्य है आज आपका दर्शन हो रहा है, इसलिए आपको पैर छू करके आपको पहले प्रणाम करना चाहूँगा। क्योंकि सर जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिखरे हुए लीडर्स और एमडी को आपने एक मंच प्रदान किया और एक मंच पे ले आके खड़ा किया सर, ये भूतो न भविष्यति वाला आपने काम किया सर। बहुत बड़ी ईश्वर ने आपसे सेवा ली सर, तो मेरा सौभाग्य है सर आज आपका दर्शन मैं कर पा रहा हूँ सर। नहीं राघव जी, देखिए मैं भी जानूंगा, व्यूअर्स भी जानेंगे आपके बारे में, लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं और वो कहीं ना कहीं मेरे पास में भी आई। हाँ जी। और अब बहुत सारी चीज़ें रूटीन में आती रहती हैं तो ध्यान नहीं जाता है, फॉलोअप नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे डायरेक्टर हैं प्रियांशु वर्मा। हाँ जी सर। तो प्रियांशु वर्मा का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैक्स राघव को हमें बुलाना चाहिए। हाँ जी सर। और जैसे मैंने आपका चेहरा देखा तो मैंने कहा यार बिल्कुल तुरंत बुलाओ। और बिल्कुल पहले ही कॉल में आप आ भी गए, आपने प्लान भी किया। मैं तो इंतज़ार कर रहा था सर। तो आप बोल लेते कि यार मुझे बुलाइए, हम बुला लेते आपको, इसमें क्या है। हाँ जी सर। और मैं कहना भी चाह रहा हूँ स्पेशली उन लोगों को जो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, स्पेशली जैसे राघव ने किया, और राघव का मन था कि यार मुझे बुलाना चाहिए, तो राघव ने नहीं बोला, हमने बुला लिया। तो अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे ऑफिस नंबर पे संपर्क कीजिए और हमें बहुत खुशी होगी आपके काम को सराहने की और आपके काम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। चलिए, बहुत बढ़िया राघव, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। और आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर। ये जो आपने, मैं मैक्स के राघव के बारे में बताऊं, मैक्स राघव, पहले तो इस नाम की कहानी बताइए। सर कहानी ये है कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था सर, तो वहाँ पे यूएस के लोगों से बात करना होता था। तो एक कंडीशन थी कि आपको इंग्लिश नेम अपना यूज करना होगा, तो मैक्स वहाँ पे मैंने अपना नाम रखा था। वैसे तो राघवेंद्र मेरा नाम है, तो मैक्स वहाँ से पिक किया। और सोशल मीडिया का जब समय थोड़ा सा पीक लेवल पे था, तो हमने मैक्स और राघव को एक साथ ऐड कर दिया, तो वो मैक्स राघव हो गया। तो वहाँ से सर ये कारवां शुरू हुआ और सोशल मीडिया लवर रहा काफ़ी समय से। सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहा सर, तो वहाँ से ये नाम मिला सर। तो हमारा तो हिंदी चैनल है, तो हम राघव को पकड़ लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो ठीक है। तो राघव, आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो नाम मेरा मैक्स राघव है और मेरा वैसे जन्म सर प्रतापगढ़ है। अच्छा। प्रयागराज से ही सटा हुआ प्रतापगढ़ है, लेकिन कर्मभूमि प्रयागराज रहा। 2010 में मैं गुरुकुल में आया सर, सद्गुरु सदाफल देवाप्त वैदिक गुरुकुलम का छात्र रहा और वहाँ से जीवन में एक विज़न मिला सेवा का। जिस तरह से आज आप सेवा कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप हरा भरा पुष्पित और फलवित बना रहे हैं, इसी तरह से हमारे भी जीवन में सर सेवा का मकसद था कि समाज और राष्ट्र की सेवा करें। और इसी चीज़ को लेकर के सर आगे बढ़ रहा था। फिर अपना इंस्टीट्यूट डाला, स्कूल में पढ़ाया कुछ समय तक, और इसी दरमियान 2016 में मेरी शादी होती है। 2016 में मेरी वाइफ मुझे रिकमेंड करती है, कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद मुझे रिकमेंड करती है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि वहीं पे उनका सैलून था, उसी के ऊपर मेरा इंस्टीट्यूट चलता था। तो जब मैं इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाता था, तो एक व्यक्ति थे वहाँ पे, तो वो मुझे सुनकर के बड़े इंस्पायर्ड होते थे कि बोलने की कला काफ़ी अच्छी है, अगर ये डायरेक्ट सेलिंग में हो तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो मेरी वाइफ ने वहाँ पे सजेस्ट किया कि आपको भी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, और वहाँ से सर कारवां शुरू हुआ। हमने डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू किया। जीवन में बहुत बार उठा पटक हुआ, फेलियर भी रहे, तो इस तरह से सर हमारा सफ़र शुरू हुआ। फिर आपको लगातार हम देखते रहे यूट्यूब पर, और देखने से बड़ी प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि बड़े बड़े जो भी सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े डायरेक्ट सेलर हैं, उनको आप अपने मंच पे लाते थे, अपने स्टूडियो में, और उनसे आप बातचीत करते थे। उनकी ज़िंदगी की अनकही अनसुनी कहानी हम सब के बीच में आप लाते थे।
तो लॉकडाउन के बाद सर कुछ समय बाद हमने विचार किया, सोचा कि सर तो स्टूडियो में लोगों को बुलाते हैं जो ऑलरेडी सक्सेस पर्सनालिटी हैं, ग्राउंड पूरा भी खाली है, ग्राउंड पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माइक उठा करके लोगों तक जाए और एक एक जन से पूछे डायरेक्ट सेलिंग की पावर और पोटेंशियल क्या है। तो सर हमने वहाँ से कारवां शुरू किया सर, और कारवां सर शुरू करने के पीछे मकसद रहा सर, क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस लिया था सर, हाँ सर ये मैं मानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं फेलियर रहा, लेकिन मैं देखा सर कि जैसे बहुत सारे लोग IAS-PCS की तैयारी करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फेल हो जाते हैं लेकिन वो टीचिंग करना शुरू कर देते हैं या किसी को गाइड करना शुरू कर देते हैं जो उनके पास अनुभव होता है जी। तो मैंने सोचा सर डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज थोड़ा बहुत है मेरे पास, और हमने एक चीज़ और देखा सर कि डायरेक्ट सेलर का इंटरव्यू डायरेक्ट सेलर ही ले सकता है, क्योंकि बाकी को पता ही नहीं, इससे पूछे क्या, जानकारी क्या लेंगे, रिजेक्शन क्या होता है, ना कैसे सुनते हैं, थपेड़े कैसे खाते हैं। तो सर हमने कारवां वहाँ से शुरू किया सर। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, अपनी वाइफ के साथ मॉल में गया था और 99 रुपए की 4 स्पोर्ट्स की टी शर्ट ली थी सर, और उस टी शर्ट से मैंने जर्नी शुरू करी थी सर। मैं आपको बताऊं तो मेरे पास ये जो होता है कैमरे खड़े करने के लिए स्टैंड होता है, बाकी और भी सारी चीज़ें, मेरे पास कोई टूल्स नहीं थे सर, ट्राइपॉड वगैरह मेरे पास कुछ था नहीं सर। तो एक मेरा मित्र थे, उनका नाम तो मैं लेना चाहूँ क्योंकि उनको मैं उस समय बोला था, मैं रो करके मैसेज उनको टाइप कर रहा था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा आपका रोल होगा, मेरी सक्सेस में आपका नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। शशिकांत यादव जो प्रधान भी हैं आरा कला के, तो उनसे मैंने कुछ पैसों की मदद मांगी। हालांकि घर के लोग संपन्न थे, दे सकते थे, लेकिन मैं घर वालों को दुख नहीं देना चाहता था जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो मैं सामान लिया और फिर भारत की यात्रा करने निकला सर। वाइफ ने 4 टी शर्ट वाइफ से लिया 99 रुपए की, और जनरल डब्बे से सर लगातार सफ़र किया सर, लोगों से मिलता रहा सर, लोगों से मिलता रहा। बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग बुला करके मना कर देते थे सर, बहुत बार ऐसा हुआ कि रात में उतर गए हैं ट्रेन से और अब जा रहे हैं, रास्ता समझ नहीं आ रहा, सामने वाला फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। तो ऐसी बहुत सारी रास्ते में बहुत सारे ऐसे दर्द आए सर, लेकिन गोल एक सेट था सर कि लोगों तक जाना है सर। अपनी वाइफ का स्ट्रगल, अपने मम्मी पापा का स्ट्रगल, अपनी फैमिली का स्ट्रगल वो देखा था सर, और एक पेनफुल रीज़न था सर। कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं आया था सर, उसके पहले मेरा जो सपना था सर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, पैसा कमाने की बहुत लालसा नहीं थी सर। मेरी वाइफ जब मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी जब एक बेटी हुई, तो मुझे एहसास हुआ, उसने एहसास कराया कि चलो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं है, ये छोटी सी बच्ची कल के आपकी उंगली पकड़कर जब मार्केट और बाजार में निकलेगी और वो सवाल करेगी तो आप क्या जवाब देंगे आप। तो वहाँ से सर विज़न क्लियर हुआ सर। डायरेक्ट सेलिंग ने मेरे सपनों में सर जान डाली कि कैसे हम वेल्थ की ओर बढ़ें, कैसे हम पैसे की ओर आगे बढ़ें सर, और फिर लगातार सर सफ़र हमारा शुरू हुआ सर। ऐसे कब शुरुआत हुआ आपने पहला वीडियो, जब फील्ड में जाके आपने लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया, वो कब, पहला वीडियो कब डाला? ये सर 2022 में शुरू किया था सर। तो अब देखिए, एक तो आपने शिष्टाचार के बस बोला हो ये कि भाई आप हमारा चैनल देखते थे और आपको लगा कि ग्राउंड पे काम करना चाहिए। हाँ जी, ये शिष्टाचार बस बोला, ये सही बात है? ये रियलिटी है सर, ये रियलिटी है सर। आपने यहाँ से रिलेट किया कहीं ना कहीं? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये बात मैं पूरे भारत में बोलता हूँ सर, ये भारत में मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ सर। तो स्टूडियो में बड़े से मेरे अंदर यही एक सवाल था जो मुझे बाहर निकलने के लिए मजबूर किया सर। मैं ये देख रहा था कि सर के पास वही व्यक्ति जा सकता है जो एक अच्छे लेवल पे होगा, और ये होना भी चाहिए सर, क्योंकि उसकी वैल्यू तभी होगी अगर हर कोई आने लगेगा सर, तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा सर के पास तो छोटे लीडर नहीं जा सकते हैं, और छोटे लीडर के पास अचीवमेंट नहीं होती, वो बेचारे रुके कैसे, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है सर, हर कोई बोलना चाहता है, हर किसी को नेम और फेम की ज़रूरत है। तो मैंने कहा अगर मैं इनकी बात, थोड़ी सी कहानी अगर लोगों के बीच में रखूँगा तो इनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि अरे जब मैं इस लेवल पे आकर के यहाँ पहुँच सकता हूँ तो मतलब मैं चैट विद सुरेंद्र वत्स सर के चैनल पे भी जा सकता हूँ। जैसे आज मैं सर आपके साथ बैठा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी एक समय सोचा करता था सर कि पता नहीं मेरे नसीब में होगा कि नहीं सर के साथ बैठने का, और आज आपके साथ बैठा हूँ सर। राघव, एक चीज़ बताइए आप, जैसे हमने चैनल स्टार्ट किया उसके पीछे मकसद ये था कि डायरेक्ट सेलिंग को यूनाइट करना है। हाँ जी। और मैं पिछले 2001 से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। तो कुछ चैलेंजेस थे, और चूँकि मैं खुद एक सफल डायरेक्ट सेलर हूँ, हाँ जी, हाँ जी, तो उस नाते मैं चीज़ों को अफोर्ड कर सकता था।
और आज भी हम अफोर्ड करते हैं, मतलब अफोर्ड क्या, अब तो ये पैसन बन गया है, तो खर्चे वर्चे हैं, सारा स्टूडियो है, स्टाफ है, सब सारी चीज़ें हैं, तो हम तो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं से पैसा आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है तो इधर लगाने में कोई दिक्कत है नहीं। आपने तो कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करते हैं हाँ जी, और बहुत बड़ा इनकम आपके पास में नहीं था, जी बिल्कुल सही। आपने 99 रुपये की टी शर्ट ली, हाँ टूल्स जी, आपके पास हाँ में जी, नहीं थे, और आपने ये सोचा कि यार डायरेक्ट सेलिंग की इमेज अच्छी हो, हाँ जी, कॉन्फिडेंस लोगों को हाँ जी, बढ़े। हाँ जी, वो सोच कहाँ से डेवलप हुई जब आप खुद कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप असफल रहे, इस हाँ चीज़ को जी, मानते हाँ हैं, जी, हाँ जी, फिर ऐसा क्या लगा कि नहीं यार आपने डायरेक्ट सेलिंग की एक प्रकार से सेवा करनी है? हाँ जी। सर, मैं जैसे कि आपको पहले ही बताया कि बचपन से ही जब मैं गुरुकुल में आया तब से सेवा का भाव था, और मूल में अभी मैं सर से विशाल वत्स सर से भी बातचीत कर रहा था कि मूल में जो इस चीज़ को मुझे बार-बार करने के लिए बाध्य की, कहीं न कहीं से इनर से कोई न कोई एनर्जी थी जो मुझ में काम कर रही थी। जब मैं आपको देखता था स्टूडियो में बैठ कर के लोगों से बातचीत करते, तो मेरे अंदर भी एक कसक जगती थी कि सर तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मैं क्यों ना बाहर निकलूं? अगर मुझ में बोलने की कला है, मैं थोड़ा बातचीत कर पा रहा हूं, कुछ सवाल भी कर पा रहा हूं, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की भी थोड़ी सी ललक है, तो क्यों ना मैं बाहर निकलूं, लोगों से बातचीत करूं, लोगों से मिलूं। और ये करने में सर मुझे समय लगा सर, मैं 2-3-4 महीने बिस्तर पे पड़ा रहा, घर में बैठा रहा और अपने आप से बातचीत करता रहा निकलने के लिए सर। ऐसा नहीं हुआ सर कि हमने क्विक डिसीजन लिया और क्विक हम निकल गए। 2-3-4 महीना सोचा, विचार किया सर कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, और फिर उस तरह करके सर मैं आगे निकला सर। आपने 28 राज्यों की यात्रा की है। हाँ जी, किसी एक व्यूवर ने प्रश्न भी पूछा है, ये है प्रणांशु सिंह, हाँ जी, ये लिखते हैं कि 28 राज्यों का भ्रमण आखिर 4 वर्षों में कैसे हो गए, बताइए सर। हाँ जी। 4 वर्ष क्या सर, लगभग 2.5 वर्ष लगे सर, 2.5 साल 2.5 वर्ष में? 2.5 वर्ष में सर हुआ क्या सर कि जनरल डब्बे का सफ़र था सर। मैं करता ये था सर कि पहले तो पूरे 1 महीने की पूरी लिस्ट बनाता था और इसको पोस्ट करता था। पोस्ट कर दिया कि इस डेट को इस राज्य के इस ज़िले में मैं रहूँगा। लोगों के फिर मेरे पास कॉल आते थे सर, तो उसके हिसाब से मैं अपना शेड्यूल बनाता था। अब मेरे साथ ये होता सर, मुझे बस से नहीं बल्कि ज़्यादातर ट्रैवल हमें ट्रेन से करना होता था, क्योंकि बस से भी पैसा सर ज़्यादा लगता है। ट्रेन में क्या सर, मैं आपको हकीकत बताऊँ तो बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं ट्रेन में बिना टिकट के भी यात्रा किया हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है जब पैसा नहीं रहा है और बिना टिकट के मैं ट्रेन में यात्रा किया हूँ। मैं आपको बताऊँ सर, मेरी वाइफ दूसरों की कहानी बताया करती थी, मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ कि वो व्यक्ति गिट्टी पर सो करके अपनी ज़िंदगी सफल की, वो व्यक्ति यहाँ सो करके अपनी ज़िंदगी सफल की, वो व्यक्ति ये खा करके अपनी ज़िंदगी सफल किया। तो मेरे मन में भी ये चीज़ बैठ गई थी कि मैं भी कुछ करके दिखाता हूँ। और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, 28 राज्यों का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ मैंने अपनी रातें नहीं गुजारी। मैं किसी भी व्यक्ति को हाथ पकड़ के ले जाकर के उसको दिखा सकता हूं कि इसी स्थान पर मेरी रात वो गुजरी थी जहां पे पुलिस ने डंडे मारकर, डबका कर, डांट कर मुझे उठाया और ठंडी में बाहर छोड़ दिया कि बाहर जाके बैठो, सोने की जगह नहीं है ये। ऐसी स्थिति रही सर। सर मैं 20-30 रुपए की खाने की चीज़ के लिए सोचता था कि मैं इसको खाऊं या अपनी यात्रा में लगाऊं आगे, ये स्थिति थी। नहीं राघव, आपको पैसा भी नहीं मिल रहा था उस समय। हाँ जी। कोई बहुत बड़ा नेम फेम भी नहीं मिल रहा था नहीं, उस वजह कुछ नहीं से। सर, कुछ नहीं सर। कौन सी चीज़ थी जो प्रेरित कर रही थी? सब प्रेरित एक ही चीज़ कर रही थी सर, कहीं ना कहीं दिल में एक आग थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का, मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। और मैंने कहा कि अगर मैं कुछ करूँगा तभी ये रास्ता क्लियर हो सकता है, क्योंकि सर फ़ैन फॉलोइंग बनाना है, लोगों तक जाना है, तो कम से कम हम कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमें फॉलो करें, लोग हमको देखें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ सर कि आपकी चीज़ों को देखा, अब ये चीज़ें मैं बाहर बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ डजेंट मैटर, क्योंकि भीतर से एक प्रतिस्पर्धा तो रहती है सर, भीतर से कंपटीशन की भावना तो रहती है, लेकिन जो सीख, जो भीतर में बुती हुई अग्नि में जो ज्वाला धधकी, वो आपकी वजह से धधकी है सर। तो मुझे, जो मैं आपको बताऊं, अगर पूरा कंक्लूजन की कौन सी ऐसी चीज़ रही जो मुझे इस काम को करने के लिए बाध्य की सर, तो वो थे चैट विद सुरेंद्र वत्स सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसकी वजह से मैं पागल की तरह भागा और भागता रहा सर। वाह, हाँ जी सर। वंडरफुल जी, थैंक यू सो मच राघव। वो एक कहानी है, बड़ी इंस्पायरिंग है कि एक बार एक व्यक्ति सुबह सवेरे समुद्र के किनारे टहल रहे थे। हाँ जी, और उसने वहाँ पे देखा कि बहुत सारी मछलियाँ मरी हुई हैं। हाँ जी, रात को समुद्र में ज्वार भाटा आया था और उसकी वजह से पानी किनारे पे आया और
पानी के साथ में मछलियाँ बहुत सारी वहाँ पे रह गई, छोटी छोटी मछलियाँ। हाँ जी। तो उस व्यक्ति ने जब देखा कि बहुत सारी मछलियाँ हैं किनारे पे पड़ी हैं और वो तड़फ रही हैं क्योंकि पानी से वो बाहर हैं, हाँ जी। तो उसने एक एक मछली को उठा के पानी में फेंकना स्टार्ट किया और बड़ी तेज़ी के साथ में मछलियों को वो फेंकता जा रहा था। तो किसी व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम्हें मालूम है कि ये समुद्र का तट हज़ारों किलोमीटर लंबा है और इस पे अनगिनत मछलियाँ ऐसे पड़ी हुई हैं, हाँ जी। तुम्हारे ऐसे डालने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तुम कितनी मछलियों को फेंक पाओगे, ये तो सही है। हज़ारों किलोमीटर लंबा है। बिल्कुल सही। तो वो व्यक्ति अपने काम में मगन रहा, उसने एक मछली को उठाया, पानी में फेंका और कहा कि इसको फ़र्क पड़ेगा, इसको फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। इस एक को तो फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। और हमें तो ये लगता है कि हमारे इस प्रयास से, चैट विद सुरेंद्र वत्स से, अगर एक मैक्स राघव पैदा हो गए तो हमने फ़र्क डाल दिया। तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। मतलब अभी आप बोल रहे हैं ये पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं मैं ही अकेले नहीं सर, भारत में आज जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं सर, सब आपको सर एक ईश्वर की तरह पूजते हैं सर। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मैं ये बात बहुत गर्व से बोलता हूँ कि बिखरी हुई इंडस्ट्री के लीडर्स को अगर इस पूरे भारत में अगर किसी नायाब इंसान ने एकत्रित करने की क्षमता और सामर्थ्य दिखाया सर, तो वो सिर्फ एक हैं, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर। इसके लिए सर मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं सर। इंडस्ट्री के लिए जो आपने किया सर, वो कभी ना भुला पाने वाला पल है सर ये। नहीं, ये देखिए, मेरे जैसे व्यक्ति ने जो किया ना राघव, वो कोई बहुत बड़ा काम मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया। हाँ जी। 2001 में मैंने शुरू किया और 2005 में 4 साल में ही मैं ऑलमोस्ट फाइनेंशियली फ्री हो गया था। हाँ जी। इतना कुछ मुझे आ गया था कि फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ जद्दोजहद नहीं थी हाँ जी। ज़िंदगी में। तो ऐसा आदमी अगर करता है तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा काम नहीं है सर। ये आपका बड़प्पन है सर ये। लेकिन आपने जो किया ना, वो बहुत बड़ा काम किया। प्रेरणा के स्रोत तो आप ही रहे सर। और हम आपसे बातचीत करेंगे आपकी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी के बारे में भी, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपकी इस यात्रा के बारे में करना चाह रहा हूँ। मैक्स के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, मैक्स राघव के बारे में, कि मैक्स क्या करते हैं आप खुद ही बताइए। आप लोगों के पास में जाते हैं, उनसे क्या बातचीत करते हैं, वो क्या काम है? करते हैं सर। हाँ जी। लोग मुझे इनवाइट करते हैं इंटरव्यू सेशन के लिए, मैं लोगों के पास जाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनकी टीम से मिलता हूँ और उनकी अनकही अनसुनी कहानी लोगों के सामने रखता हूँ सर। जो पॉजिटिव डायरेक्ट सेलिंग की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्योंकि सर नेगेटिविटी तो दुनिया में बहुत सारी है, अगर उस पर हम बातचीत करेंगे तो सर जीवन ही खत्म हो जाएगा। हम पॉजिटिव चीज़ों को लेके बातचीत करते हैं और सबसे अच्छा मुझे लगता है सर कि डायरेक्ट सेलर के अंदर, छोटे लीडर्स के अंदर भी सर वैचारिक क्रांति की ताकत है सर। मतलब विचारों में इतनी उनके अंदर बल, जेब में हम कह रहे हैं 10 रुपये भले नहीं है, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम उनके आंखों में, उनकी वाणी में दिखता है सर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। ये देख कर के मैं बहुत रोमांचित हुआ सर, और यही चीज़ रही जो मुझे और आगे बढ़ाती रही लोगों से और सुनने के लिए सर। आप 28 राज्यों, मतलब केरला, कर्नाटका, हाँ जी, जहाँ हाँ जी, पे हाँ जी। लोग हिंदी बहुत कम सारे जानते, राज्य सर। वहाँ भी गए हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो हिंदी बहुत कम समझते होंगे? हाँ, बहुत सारे ऐसे। लेकिन सर आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं सर, नेटवर्कर जो होता है, डायरेक्ट सेलर जो होता है सर, वो भाषाओं का मास्टर होता है सर, खास करके हिंदी भाषा। पूरे भारत में मैं बहुत सारे डायरेक्ट सेलर से मिला सर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, वो क्यों ना उसकी मदर टंग दूसरी रही हो, लेकिन हिंदी बहुत अच्छा बोल लेता है। मैं शॉक्ड रह गया कि आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे। तो वो व्यक्ति बोलता है मेरा बिजनेस जो है वो गांव का नहीं है, राज्य का नहीं है, स्टेट का नहीं है, बल्कि मेरा बिजनेस पूरे भारत का है, भारत का नहीं पूरे विश्व का है। इस वजह से वो हमारी हिंदी भाषा जो है बहुत अच्छे से बोल लेता है सर। कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं आया? कोई चैलेंज नहीं आया सर। राइट। 28 राज्यों की यात्रा करना वो अपने आप में एक हाँ बड़ी जी। बात है, और बहुत सारे लोग तो बहुत दर्दनाक यात्रा रही और उसमें आनंद भी आया सर। राइट। हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों का सपना रहता है हाँ जी। कि कुछ जगहों पे घूमने का। इस यात्रा में सबसे वेदनापूर्ण कोई, पीड़ादायक कोई चीज़ आपको याद हाँ आती जी, है? हाँ जी, वेदनापूर्ण सर बहुत सारी चीज़ें रही सर। जब मैं इंटरव्यू सेशन करना शुरू किया तो सर रिजेक्शन बहुत आए, लोगों की गालियाँ बहुत आई सर। मतलब गालियों, अगर मेरा कमेंट बॉक्स कोई खोल करके देखेगा सर, तो मेरे ख्याल से वेरी नाइस शायद मेरे पापा ही रहते थे, जो हर वीडियो पे एक कमेंट करते थे वेरी नाइस, या मेरी फैमिली का और कोई रहता था तो वो कमेंट कर देता था। टोटल गालियों से खचाखच भरा रहता था सर। क्यों गालियाँ क्यों लिखते थे लोग? सर इसलिए कि माहौल भी थोड़ा सा नेगेटिव था, और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लोगों का जो परसेप्शन है वो बहुत अच्छा नहीं रहा।
जिसकी वजह से लोग, और कहते नहीं सर कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो लोगों ने हम पर अपना भड़ास खूब निकाला है सर। मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा कि करोड़ों लोगों ने गालियां दे दी सर, और इतनी गालियां कि कमेंट बॉक्स अच्छे शब्द से तो भरा ही नहीं है सर। एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मेरे बारे में अच्छा बोले। यहाँ तक कि मेरे दोस्त यार भी, बाकी और भी लोग फ़ोन कर बोलते थे, अरे इतनी गालियाँ खा रहे हो, क्या कर रहे हो। कोई बात नहीं, मोदी जी भी बोलते हैं कि मैं तो गालियाँ ही खाता हूँ। मैंने कहा चलो मैं भी शुरू करता हूँ, क्या दिक्कत है। तो गालियाँ सर बहुत मिली, बहुत लोगों ने अल्टीमेटम दिया, तुझे गोली मार दूंगा, बहुत लोगों ने अल्टीमेटम दिया, तेरे ऊपर केस कर दूंगा। नहीं, किस लिए केस? डायरेक्ट सेलिंग जो प्रमोट कर रहा था सर। अच्छा। तो जब ये बातचीत करते थे तो मैंने कहा ऊपर एक मसीहा बैठा है ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर आप केस करते तो है ना, चैट विद सुरेंद्र वत्स सर है ना, हमसे बड़ा चैनल उनका चल रहा है, वो तो हमारे गुरु हैं। हमें क्या दिक्कत है, हम तो चल रहे हैं अपने राह से चलते जाएंगे। तो अल्टीमेटम बहुत मिला सर, लोगों के अल्टीमेटम जम करके मिले सर। यहाँ देख लूँगा, वहाँ देख लूँगा, फ़ोन पे लोगों को गालियाँ देना, लगातार डिस्टर्ब करना, बातचीत करना, उसके बाद फिर और भी तरह तरह के मैसेजेस करना, ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें सब झेलना पड़ा। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा सर मुझे ये लगा सर कि डायरेक्ट सेलर फ़ोन करता था सर कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। एक हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स सर जो ऊपर के लीडर्स को प्रमोट कर रहे हैं सर, एक आप हैं जो नीचे के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। जब ये बात रिलेट करते थे सर तो बॉडी में घूसबम होता था सर कि कुछ तो अच्छा काम कर रहा हूँ। मतलब सर 1000 लोग गाली देते थे और एक अगर मैसेज अच्छा आ जाता था, एक कोई फ़ोन करके दिन में बोल देता था कि मैक्स सागो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर आत्मा तृप्त हो जाती थी सर। पूरा फोकस वहाँ से हट के यहाँ लग जाता था। मैंने आपके कई सारे एपिसोड देखे, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि जो भी गेस्ट आने वाले होते हैं तो उस पर मैं पर्सनली भी कुछ वर्क करता हूँ। तो मैं आपके चैनल पे गया, आपके वीडियोस देखे, और जिस भावना के साथ में आप छोटे छोटे बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, 20 साल के, 18 साल के, 22 साल के, तो वास्तव में हिंदुस्तान के दर्शन आपने करवाए हैं पूरे हिंदुस्तान को। एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर कि भारत की यात्रा करने के बाद सर विदेश जाने की इच्छा मानो जैसे ख़त्म हो गई हो सर। और मैंने देखा सर कि जो किताबों से मुझे नहीं मिल पाया एक्सपीरियंस, वो जब मैं लगभग 2000 लोगों का जो इंटरव्यू किया सर, उससे हमें डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी बारीकियां पता चली सर। 2000 लोगों तक, लगभग 2000, हाँ जी सर, 2000 लोगों तक सर, उनकी बारीकियां सर हमें पता चली कि अरे बाप रे इतना सारा नॉलेज इनके पास है। तो मैं लिसनर बहुत हूँ सर, मैं उनको सुनता था, उनकी आंखों में आंखें डालकर सर उनको सुनता था, पूरा ऑब्जर्व करता था, और जब बातचीत पूरा एनर्जी के साथ होती थी तो और मजा आता था सर उसमें। इस यात्रा में कुछ फनी इंसिडेंट भी हुए होंगे, कोई फनी मोमेंट याद आता है? फ़नी मोमेंट्स सर बहुत सारे हुए हैं सर। आपको मैं बताऊं तो एक कहानी है, ये है गुजरात की है। गुजरात में लगभग मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और गुजरात में पहुंचा था सुबह लगभग 3 बजे मैं पहुंचा था। और एक व्यक्ति हैं अमन दुबे मोटिवेशनल स्पीकर करके, वो हमें रिसीव करने के लिए आने वाले थे। मैंने उनको मना किया कि आप अभी मत आइए, थोड़ा देर बाद आइएगा क्योंकि अभी रात है और आपको दूर से आना है। वो आते हैं 4 बजे, उनसे रहा नहीं गया और 4 बजे माला फूल लेकर के आते हैं और मैं ओढ़ करके सोया हुआ हूँ, मेरे बगल में एक भाई साहब सोए हुए हैं उसी बस स्टैंड पे सर। और वो उठ करके आते हैं और उठ करके मुझे माला पहनाकर फ़ोटो खिंचाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये कैसी ज़िंदगी है कि बस स्टैंड पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है और एक व्यक्ति आता है माला फूल लेकर के और उनका सम्मान करता है। और उस व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे एक चीज़ सर समझ में आई, गुरु भक्ति क्या चीज़ होती है। वो व्यक्ति अपने गुरु की इस तरह से तारीफ़ किया कि लगा सर कि हाँ सर, गुरु को मानो तो ऐसे मानो सर। तो वो मेरे जीवन का बड़ा स्पेशल मोमेंट रहा सर। आपके आजू बाजू में जो लोग थे जिन्होंने देखा होगा कि यार ये यहाँ पे बंदा हाँ जी सो रहा था और इसको माला पहनाई, तो आप जरा सोचिए सर कि जो व्यक्ति 99 रुपए के स्पोर्ट्स की टी शर्ट पहनो, पसीने से लदाबद्ध हो और सर पूरा हुलिया अलग हो, दाढ़ी बाल सब जैसे तैसे बना हुआ है, और कोई लेके रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे आता है, आपको 4 बजे माला पहनाता है, आपके साथ फोटो खिंचाता है, सर वो पल कैसा होगा जरा सोचिए। एक घटना मुझे भी याद आ रही है, मतलब एग्जैक्टली ऐसी तो नहीं है लेकिन मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। लखनऊ में मेरी एक मीटिंग थी और मीटिंग के बाद में थोड़ा सा हम लोग लेट हुए और मुझे एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेनी थी। तो ऐसा लगा कि रोड से जाएंगे तो पहुँच नहीं पाएंगे,
मेट्रो से जाना पड़ेगा, लखनऊ में भी मेट्रो चलती है। हाँ जी। तो हम मेट्रो में बैठ गए और कि भाई जल्दी पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट के पास ही जाती है मेट्रो। तो भीड़ भाड़ थी, एक सीट खाली थी, तो मैं उस पर बैठ गया और मेरे साथ में 2-3 वहाँ के लोकल जो बंदे थे वो थे। और वहाँ पे लखनऊ में एक हमारे साथी हैं ज्ञान प्रकाश सिंह। तो ज्ञान प्रकाश सिंह वैसे तो यूपी पुलिस में जो नई भर्ती होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। तो उनकी हाइट वाइट और वो सारा बिल्कुल एकदम अच्छा, तो वो साथ में थे, तो ऐसा लग रहा था कि क्या कोई एक्सकोर्ट कर रहा है इनको। तो मैं वहाँ पे बैठा, अब बैठा मेट्रो में, चल रहा है, मेरे साथ में एक लड़की बैठी और वो सब चल रहा था। तो एक साइड में एक छोटी सी लड़की बैठी है, दूसरी साइड में एक लड़का बैठा, उसके हाथ में एक ट्रॉफी है। तो उस लड़के ने 2 मिनट के बाद में अचानक उसको जैसे करंट लगा और वो खड़ा हो गया। खड़ा होके उसने मेरा नाम लिया, बोले आप वो हैं? मैंने कहा हाँ। अरे सर सर सर, वो मतलब जैसे एक भावना रहती है, तो उस भावना में वो सब वो करने लग गया। और वो मेरे पास में बैठने से उसने मना कर दिया, नहीं मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। मैंने भी उससे पूछा क्या है, तो वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ था और उसने कोई अचीवमेंट थी, तो ट्रॉफी उसके हाथ में थी। तो वो सब बात चल रही थी, तो फिर वो चला गया। अगले 2-3 स्टेशन के बाद वो चला गया। वो जो लड़की मेरे साथ में बैठी थी, तो पहले भी बैठी थी वो, अब उसको लगा कि यार ये कोई खास बंदा है। हाँ जी। तो बोली कि सर मैं आपसे एक सेल्फी लूँ। मैंने कहा ले लो। तो साथ में बैठी थी, उसने सेल्फी ली। तो सेल्फी लेने के बाद में फिर वो बोली कि सर आपका नाम क्या है? हाँ जी। तो फिर मैंने उनको नाम बताया। फिर उसने पूछा कि आप क्या करते हैं सर? तो वो बहुत खुश हुई। तो उसके जो एक्सप्रेशन थे, जो भाव थे, वो मुझे आज भी याद हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं, तो वो जो देखते हैं और सोचते हैं, तो वो लगता है कि यार ये बंदा अभी तो हमारे साथ में लेट रहा था, अभी इसको माला पहना रहे हैं, इनके स्वागत कर रहे हैं। तो दैट्स ग्रेट। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा डायरेक्ट सेलिंग को लेके, क्या चैलेंज है फील्ड में? सर एक चैलेंज है सर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर से गुरु शिष्य की परंपरा तो चल रही है सर, और निश्चित तौर से इसको जीवंत बनाए रखना भी है। प्रॉब्लम ये हो रही है सर कि अगर हम उपनिषदों में जाएं सर, अध्यात्म से आपका भी काफ़ी गहरा नाता है, तो पहले उपनिषद में देखा जाए तो गुरु के समक्ष उसका शिष्य बैठ करके सवाल करता था जी। उसके मन में जो भी प्रश्न होता था, अपने प्रश्नों की जिज्ञासा रखता था और गुरु उसके समस्या का समाधान, प्रश्नों का उत्तर देता था। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब कोई भी लीडर, कोई भी डाउनलाइन जब अपने मेंटोर को अपलाइन मान लेता है, तो वो अपने दिल की वो बात नहीं कह पाता जो एक्चुअली में उसको कहना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि अपलाइन मेंटोर, हमने गुरु किसी को माना है और अपनी समस्या का समाधान पड़ोसी से ले रहे हैं, किसी और व्यक्ति से बातचीत करके ले रहे हैं। और जैसे डाउनलाइन अपने गुरु के पास कुछ प्रश्न रखना चाहता है, तो उस गुरु का ईगो हर्ट हो जाता है कि अरे मुझसे सवाल कर रहे हो, अभी यहाँ पहुँचो, अभी ये करो। ये सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम पूरे भारत में सर, क्योंकि मैं आपको बताऊं, विश्वास नहीं करेंगे, काम किसी के साथ कोई व्यक्ति कर रहा है और मेंटोर किसी को मान के रखा है और अपने सवालों का जवाब किसी और से ले रहा है। मैं ये चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर कि गुरु अपने शिष्य को, अपने डाउनलाइन को इतनी आज़ादी दे कि कम से कम उसके जो भीतर जो है सर, उसको बाहर रख सके। वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कम से कम अपने सवालों का समुचित उत्तर वो पा सके अपने मेंटोर से, ताकि उसको भटकना ना पड़े सर। तो गुरु और शिष्य की परंपरा सर जीवंत बनी रहेगी सर। आप चूँकि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं राघव, तो आपने बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया होगा। और मैं अगर देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होगा। आज से पहले मैंने इस दिशा में सोचा नहीं कभी कि बहुत सारे लोग मुझे भी फॉलो करते हैं, तो मैं रिलेट कर रहा था कि क्या ऐसा होगा कि मेरे से कुछ लोग प्रश्न नहीं पूछते होंगे, वो मेरे से कुछ डरते होंगे, इतना सम्मान करते हो, सम्मान की वजह से वो प्रश्न नहीं पूछते होंगे। तो वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और हर तरह का प्रश्न होना ही चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन को तो हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि जैसे एक मरीज डॉक्टर के सामने सब कुछ बता देता है, बिल्कुल सर। एक जो वकील के सामने उसका क्लाइंट अगर सब कुछ बताएगा नहीं, तो वकील उसकी सहायता नहीं कर सकता है। तो वैसे ही अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन है। अगर डाउनलाइन खुल के बात नहीं करेगा, सारी समस्याएं नहीं बताएगा, तो फिर कहीं ना कहीं इशू आएंगे। तो बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट किया। और ये उन सब के लिए, स्पेशली जो थोड़ा एक सीनियर लेवल पे आ गए हैं, जिनके पास टीमें हैं, तो हम एक ऐसा माहौल बना के रखें
ताकि हमारे से बातचीत करने में किसी को कोई हेजिटेशन नहीं हो हाँ जी। और वो खुल के अपनी बातचीत रख पाए। तो ये एक चैलेंज आपने हाँ जी, बताया। हाँ जी सर। कोई एक अच्छी बात राघव जो आपको लगती है कि डायरेक्ट सेलिंग ये बहुत अच्छा कर रही है ग्राउंड हाँ लेवल जी। पे? सर डायरेक्ट सेलिंग ग्राउंड लेवल पे अगर मैं देखूं तो सर ग्राउंड लेवल पे जैसे मैं देखता हूं कि लोग ग्रेजुएशन कर लिए सर, बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए, बोलने का ढंग नहीं लोगों के पास। लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने में हिचकिचाहट होती है, लोग अपनी बात लोगों के सामने रख नहीं पाते हैं। सर डायरेक्ट सेलिंग ग्राउंड लेवल पे लोगों को वैचारिक क्रांति की ओर आगे बढ़ा रहा है सर। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अगर भारत में परिवर्तन आएगा सर तो वो वैचारिक क्रांति की वजह से ही आएगा। यस। और सर पूरी लड़ाई जो देखने को मैं जो देख पा रहा हूँ, पूरी लड़ाई सर मान सम्मान की है। ग्राउंड पे सर मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलर जो छोटा व्यक्ति है, जिसको मंच और माइक और माला से मोहब्बत हो गई सर वो स्पीकर बन जाता है, वो अपनी बात किसी के सामने रख पाता है। सर मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखा हूं जिनकी इनकम महीने की 5,000 रुपये है सर, लेकिन वो जब बातचीत करने लगते हैं तो मुझे लगता है सर एक बड़ा जो अचीवर होगा सर वो भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। बस फर्क इतना है कि उसके पास अचीवमेंट छोटी है सर। हाँ जी सर। तो लोगों में वैचारिक क्रांति आ रही है बहुत। हाँ जी अच्छे बिल्कुल से सर। डायरेक्ट सेलिंग बड़ा सर, सोच रहे हैं लोग। सर मैं आपको बताऊं, अगर आप कंपटीशन करा दें सर, क्योंकि आप तो उस लेवल पे हैं भी सर, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर का कंपटीशन अगर करा दें पूरे भारत में छोटे से बड़े लेवल तक, तो मुझे लग रहा है पूरे भारत में डायरेक्ट सेलर से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर कोई होगा ही नहीं सर। हाँ, वो प्रेरित भी होता है। हाँ और जो किताबें पढ़ता है, जो ट्रेनिंग लेता है, जो वो सोशल मीडिया से भी कंज्यूम कर रहा है, हाँ तो वो उसकी सोच को पॉजिटिव बना जी। रही हैं, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रही हैं। दैट्स ग्रेट। हाँ जी सर। आपकी ज़िंदगी के उस पहलू को मैं थोड़ा सा छूना चाहता हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो है डायरेक्ट सेलिंग का आपकी जो यात्रा रही। हाँ जी। और उस यात्रा में आपने कहा कि आप असफल रहे। हाँ जी। हाँ जी। ये कहने की हिम्मत राघव हर किसी में नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल सही बात। बहुत कम लोग होते हैं जो स्वीकार करते हाँ हैं जी। कि यस मैं असफल रहा। हाँ जी। तो आप असफल क्यों रहे? आपको क्या लगता है, क्या वजह असफल थी? होने का सर कारण ये रहा सर कि मतलब ये मेरी अच्छाई है बुराई है, बहुत इमोशनल इंसान हूँ, दूसरे का दुख दर्द नहीं देख पाता हूँ। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि सच बड़ा कड़वा होता है, हम वो बात कहना तो चाहते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। और फिर मेरे अंदर एक जो वीक पॉइंट रही सर, पैसा निकालने की कला मेरे अंदर नहीं रही सर। मैं क्लोजिंग अच्छा कर लेता था सर, बातचीत अच्छी कर लेता था, कन्विंस अच्छा सब कुछ कर लेता था सर, लेकिन जब पैसा निकालने की बारी आती थी, प्रोडक्ट जब सेल की बात आती थी, जब बिजनेस को उठाने की बात आती थी सर, वहीं पर मैं दम तोड़ देता था। अपनी जगह उसको रखता था और सोचता था कि यार ये व्यक्ति के पास पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। इस उहापोह में सर मैं ज़्यादातर फेलियर रहा। ये मैं अपनी कमियां मानता हूँ। दूसरी तरफ सर अगर मैं बाकी और लोगों की बातचीत करूं तो बाकी और लोग अपने हिसाब से तो अपना काम ठीक कर ही रहे थे, लेकिन जो मेरे में जो कमियां थी सर, मैं उन कमियों को दूर नहीं कर पाया। एक तो आपको कमी लगी कि आप क्लोजिंग में हाँ। जो सामने वाले से पैसा लेते हैं वो वाला पार्ट आपका कमजोर था। उसको तो सीखा जा सकता है। हाँ अभी भी सीखा जा सकता है, अभी किया जा सकता है, बिल्कुल सीखा जा सकता है। लेकिन आपने वो कौन सी चीज़ थी जो आपको लगा कि नहीं यार मैं अभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाऊंगा? सर मेरा क्या था सर ना कि शुरू से जो है बातचीत करने का बड़ा शौकीन रहा सर, और लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस दरमियान जब मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था तो मैं देखता था कि अपने इर्द गिर्द ही मैं समाया हुआ हूँ, बाहर नहीं जा पा रहा। बहुत सारी पाबंदियाँ, बहुत बार ऐसा मेरे साथ घटना घटी। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट ये बात बताऊँगा, लोग इंस्पायर्ड हमसे हो रहे हैं कि हाँ मैक्स आगो के साथ मुझे काम करना है। अब मैक्स आगो टीम ले आके रख दिया 10 20 50 25 लोगों की, अब उसको नॉलेज और एजुकेशन कोई और दे रहा है। मतलब इसको मैं ऐसे बोलूँ तो मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फ़कीर वाली स्थिति। मेहनत करके मैं टीम को ला रहा हूँ, इंस्पायर्ड हमसे हो रहे हैं, बातचीत सारी चीज़ें, फील्ड की एक्सपीरियंस हमारे पास है, और सामने वाला व्यक्ति बोलता है इनके पास फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ माना कि ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मैं सबसे कहता भी, पैसा निकालने की कला मुझ में नहीं है, लेकिन लीडरशिप डेवलप करने की कला, लोगों को कैसे बांध के रखना है, टीम को कैसे मैनेज करके रखना है, वो सारी कला थी सर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सामने के लोगों ने वो मौका नहीं दिया कि चलिए ठीक है इस फील्ड में आप कमज़ोर हैं तो आप लीडरशिप
हैंडल करिए, लीड करिए लोगों को आगे प्रमोट करिए, उनको स्पीकर बनाइए, उनको सोशल मीडिया पे लेके आइए, और वो काम मैं कर भी रहा था सर। मतलब आपके प्लाइन में जो लोग हैं उन्होंने आपका जो ट्रू पोटेंशियल जिस एरिया में है वो नहीं पहचान उसको पाया। नहीं पहचाना। हाँ, वो एक कारण रहा ये आपका। कारण रहा, ये सबसे बड़ा कारण रहा सर। तो मतलब अपलाइन प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये समझे कि अपलाइन के साथ आपका तालमेल उतना अच्छा नहीं बन पाया। अच्छा। कंपनी अच्छी थी जिसमें आप काम करते कंपनी सर, नो डाउट सर, कंपनी अच्छी थी सर, क्योंकि हमने कंपनी सर एक ही दो कंपनियां की सर, लेकिन वही है कि पानी पियो छान के, कंपनी करो जान के। तो कंपनियां सर जो भी की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रही, अच्छी कंपनी रही सर, एथिकल कंपनियां रही। चलिए राघव, ये जो काम आप कर रहे हैं, कंपनियां तो बहुत सारी हैं और बहुत सारे लोग उन कंपनियों में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इस काम के माध्यम से जो भी आप कर रहे हैं, आप उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, उनकी सफलता में आपकी भागीदारी है इनडायरेक्टली, क्योंकि आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट पॉजिटिव होता है तो फिर हर किसी को उसका लाभ होता है। तो इसी प्रकार से, इसी लगन के साथ में आप आगे बढ़ते रहिए। लेकिन बस आपको लेके मुझे एक ही चैलेंज है, और वही मैं आपसे पूछ रहा था कि आपका ये जो मॉडल है इसमें कहीं कुछ न कुछ कमर्शियल आपने कुछ डाला नहीं है। और जब तक पैसा कहीं से नहीं आता है तो फिर चीज़ें लंबे समय तक नहीं जाती। तो एथिकल तरीके से, ईमानदारी के साथ में कुछ न कुछ एक ऐसा कमर्शियल मॉडल भी आप रखिए जिससे आप इस अच्छे काम को सर कई वर्षों तक कर ईश्वर ने सकें। आपसे मिलाया है तो हो सकता है इसीलिए मिलाया हो सर, क्योंकि सर जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक मिल भी तो नहीं पाएंगे सर। तमन्नाएं तो बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग चाहते हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स सर के चैनल पे आना, लेकिन जब आप मंजूरी देते हैं तभी लोग आ पाते हैं सर। नहीं, मेरा ये मानना है, मेरा थोड़ा अनुभव भी रहा राघव, कि जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो फिर आपको पैसे के बहुत सारे ऑफर्स भी आने लग जाते हैं देर से देर। तो उस समय आप अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं करें, आपके एथिक्स जहाँ हैं उनसे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, जैसे मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, बहुत बार मेरे पास लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं, अभी भी आते हैं इंटरव्यू सेशन करने के लिए, मीटिंग ट्रेनिंग के लिए, तो मैं उनसे मुझे लोग कहते हैं, इंसिस्ट भी करते हैं कि आपको कुछ चार्जेस करना चाहिए, कुछ रखना चाहिए, आने जाने की किराया, टिकट वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरे साथ क्या सर, मैं कर नहीं पाता, मैं कह नहीं पाता ये चीज़ें, तो ये कहाँ तक किस हद तक सही है आपके हिसाब से? वो डिपेंड करता है। देखिए, मैंने बोला कि कुछ न कुछ तो आपको कमर्शियल लाना पड़ेगा। हाँ जी। बिकॉज आपका अगर कोई दूसरा काम है, जैसे हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में एक दूसरा काम है, सोर्स ऑफ अर्निंग अलग है। तो यहाँ सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए हमने इसको नहीं स्टार्ट किया है, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा काम है ही नहीं, सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, आपका यही काम है। तो आपको कुछ न कुछ तो मॉडल अपनाना चाहिए, बस उसमें एथिक्स आपके हों, प्रिंसिपल्स आपके हों, तो उससे आप कंप्रोमाइज़ न करें बस। हाँ जी सर, बीते 31 साल में सर इसी एथिक्स प्रिंसिपल को ही फॉलो कर रहा हूँ सर, लेकिन आपका दिशा मार्गदर्शन मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा सर, तो थोड़ा अच्छा ही होगा सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप अच्छी इंटेंशन के साथ में काम करते हैं तो फिर ऊपर वाला आपको रास्ता भी दिखाता है, प्रेरणा भी देता है। बिल्कुल सर। और जब आप उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो कुछ वो बेटर करता है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की आपकी अपब्रिंगिंग है, जिस प्रकार की एजुकेशन आपने अध्यात्म को समझा है, जाना है, तो ऊपर वाला निश्चित रूप से आपके बड़े क्लोज है और शायद वो और अच्छे से वही ज़्यादा मार्गदर्शन देगा। सर एक दो बात मैं करना चाहूँगा। हाँ, प्लीज़। आखिरी में तो मैं अपने माता पिता जो भगवान स्वरूप हैं उनको तो हमेशा उनका आभारी रहूँगा ही, क्योंकि बहुत सपोर्ट उन्होंने किया, कभी मुझे किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट नहीं किए। अब मेरी फैमिली में जो भी मेरे भाई हों, मेरे माता पिता, मेरी बहन, और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा अपनी वाइफ को, जिसने बैकबोन की तरह मेरी लाइफ में मेरा सपोर्ट किया पिछले 10 साल से लगातार। एक कहते नहीं, मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि वो टेस्ट क्रिकेट की राहुल द्रविड़ हैं, जो एक छोर पे खड़े होकर के लगातार बैटिंग कर रही हैं। तो उसका साथ मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखता है सर। और मैं आपको बताऊं तो मेरे पास पेनफुल रीज़न ही है कि मैं फैमिली को और फैमिली के साथ साथ सर सबके हित के लिए मैं सोचता हूं। एक महान आध्यात्मिक सदग्रंथ है सर, स्वरवेद, उसका एक दोहा है, जाति राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। तो सबकी सेवा करना चाहता हूँ सर, और मैं सबसे यही प्रार्थना भी करूंगा कि मुझे ब्लेसिंग दीजिए और मुझ पर विश्वास और भरोसा बनाए रखिए सर। और एक छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी सर, एक राय देना चाहूँगा सर। ये मेरी बड़ी लंबी समय से तमन्ना थी सर, क्योंकि आप ही हैं जो कर सकते हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे कार अचीवर हैं सर, लग्जरी कार अचीवर हैं, छोटी कार अचीवर हैं, बाइक अचीवर हैं, और आज सर सभी सोशल मीडिया पे इंगेज्ड हैं सर।
अगर आप चाहें सर तो इनको सबको एक दिन एक समय पे कम से कम नहीं तो 4-6 हज़ार वीडियोस एक साथ आप सोशल मीडिया पे वायरल करा सकते हैं सर। ये आप में काबिलियत है सर, मैं जानता हूँ, और आप ये कर सकते हैं सर। सर क्या पता एक दिन अगर 8-10 हज़ार लोग अपनी कार के साथ, अपनी बाइक के साथ, अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ एक समय पे सर वीडियो अपलोड करें और आपको मेंशन करें, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को मेंशन करें, तो शायद सर पूरे भारत में भूचाल मच सकता है सर। तो ये प्रार्थना मेरी रहेगी सर आपसे। नहीं, मैं इसको और अच्छे से आपको हाँ जी। समझूंगा राघव। हाँ जी, हाँ जी। आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हाँ हूँ मैं। हम बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को तो बुलाते हैं यहाँ पे। हेम पांडे सर, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन लाने में बड़ा उनका सहयोग रहा, हाँ जी सर। वो उस समय सेक्रेटरी थे कंज्यूमर अफेयर में। वो हमेशा एक चीज़ मेरे से बोलते हैं कि आप असफल लोगों को भी लेके आइए, जो डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल बुरी तरह से असफल हुए हाँ हैं और एक प्रकार से यूँ कहें कि बर्बाद हो गए हैं डायरेक्ट हाँ जी। सेलिंग की वजह से। तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग अगर आपको बिल्कुल सर, कहीं बिल्कुल। मिलें, दिखें फील्ड में, बिल्कुल और सर। मैं लोगों को भी कह रहा हूँ, देखिए बहुत सारे लोग हैं वो मानते नहीं हैं अपनी गलती और ये नहीं मानते कि वे असफल हुए हैं। हाँ जी। तो अगर आप अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा क्या बोलेंगे फेलियर मान रहे हैं अपने आप को, तो बिल्कुल, और आप इस चीज़ को अगर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, कैमरे पे अपनी गलतियां बताने के लिए तैयार हैं, उन हालात और परिस्थितियों को बताने के लिए तैयार हैं जिनको लगता है जिनकी वजह से आप बुरी तरह से असफल हो गए ज़िंदगी में, तो आपसे भी हम लोग सीखना चाहेंगे, बाकी लोग भी सीखना चाहेंगे। तो आप भी हमारे ऑफिस नंबर पर संपर्क करें और आपकी कहानी को भी हम दुनिया के सामने रखना चाहेंगे। और राघव, आप तो फील्ड में ही रहते हैं, जी सर। सब तरह के लोगों हाँ को जी, मिलते हैं, और बिल्कुल ऐसी सर। कुछ कहानी मिलें हाँ जी, तो उसको आप भी कवर कीजिए बिल्कुल सर। और हमारे तक भी उसको भेजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम बिल्कुल लास्ट में हैं, कुछ बिल्कुल और सर। विशेष रूप से आप कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन चैट विद सुरेंद्र वत्स है, ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आपको करना क्या, अपने उंगलियों को थोड़ी तकलीफ़ देनी है, सब्सक्राइब करना है और हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक इन वीडियोस को, इस चैनल को लेके जाएं, ताकि हिंदुस्तान पॉजिटिव हो सके डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। क्योंकि सर का सिर्फ एक उद्देश्य है, ये जिस चीज़ की हकदार है इसको वहाँ तक, उस मुकाम तक लेके जाना है। और उसमें सर ने एड़ी से लेकर के चोटी तक जोर लगा दिया है। हम सबको भी सर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं सर के साथ तन मन धन और प्राण के साथ खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हृदय से एक बार फिर से आपको अरे अरे राघव प्रणाम करता हूँ सर। आपने मुझे इनवाइट किया इस नाचीज को सर, मेरी वैसे अपना हाथ दीजिए। हाँ मैं जी सर, thank बस you, हाथ अपने आप के thank you, इस हाथ को यहाँ लगाना thank you चाहता हूँ, so much, sir। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपने मुझे इस काबिल समझा सर। मैं तो आपका एक मैसेज जो आया था, एक मैसेज आया था सर, मैं आपको विश्वास नहीं होगा मैं कितना खुशी से फूले नहीं समाया था सर। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है सर, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा ड्रीम था। बहुत लोग कहते भी थे कि एक समय मैं आपको देखना चाहता हूँ चैट विद सुरेंद्र वत्स के चैनल पे। तो बहुत बहुत से हृदय से अनंत गहराई से Thank सर you। आपके उज्जवल स्वास्थ्य और ऐसे ही सर आप चमकते रहें सर, आपसे प्रेरणा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच राघव। ये छोटा सा एक गिफ्ट हमने और प्रयास किया है, डायरेक्ट सेलिंग को हम उस ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं जिसकी वो हकदार है। जी। तो एजुकेशन की दृष्टि से मेरा जो 25 सालों का अनुभव है, हाँ जी। ये डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे Thank you बने, so much, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में हमने बहुत व्यूअर्स को शुक्रिया, हमने बहुत दिया बहुत है। शुक्रिया सर। तो ये आपके लिए एक छोटी Thank सी you so भेंट। much, sir. या Thank you प्लीज very much, sir. प्लीज थैंक यू सो थैंक मच। यू। सो ये थे मैक्स राघव, जिनका यूट्यूब चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और हिंदुस्तान के ग्राउंड लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग के जो उभरते हुए सितारे हैं उनसे आप मिल सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।